नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। संसद समाचार में आप सभी का बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में आज की सदन की कार्यवाही से जुड़ी हुई खास जानकारी। शुरुआत करते हैं लोकसभा के साथ। लोकसभा में आज बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025, कराधान कानून संशोधन विधेयक 2025 और आयकर संख्या 2 विधेयक 2025 को ध्वनि मत से पारित किया गया और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। एक बार स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025, कराधान कानून संशोधन विधेयक 2025 दोनों विधेयकों को सदन के समक्ष चर्चा और पारित करने के लिए रखते हुए कहा कि सरकार ने देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसके कारण देश के कोने कोने से खेल प्रतिभाएं सामने आ रही हैं और वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर रही हैं। इस समय देश के विभिन्न हिस्सों में आपको बता दें कि 1000 से ज्यादा खेलो इंडिया खेल चल रहे हैं और इसमें उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को अच्छा कोच मिले, खेलने के देश और विदेश में अवसर मिले और रोजगार सुलभ कराया जा सके, इस दिशा में यह विधेयक महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने कहा कि खेल फेडरेशन में महिला अधिकारी हो, खेल प्रतिभाओं को सामने लाने तथा महिला खिलाड़ियों को निडर होकर आगे बढ़ने के लिए यह विधेयक महत्वपूर्ण है। खेल मंत्री ने कहा कि इस विधेयक का मकसद राष्ट्रीय खेल संघों में बेहतर प्रशासन और गुटबाजी पर रोक लगाना है। इसमें बीसीसीआई जैसी मजबूत संस्था समेत सभी खेल संघों के लिए स्पष्ट नियम और एक शासन बोर्ड के गठन का प्रावधान है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो। उन्होंने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के सुझावों के मुताबिक संशोधन किए गए हैं, ऐसा कहा। इस विधेयक का मकसद एथलीटों की तैयारी को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार कर प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता को मजबूत करना है। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए तेलुगु देशम पार्टी के केसीनेनी शिवनाथ ने कहा कि यह विधेयक बहुत सशक्त है। भाजपा के गणेश सिंह ने विपक्ष के सदन में कार्यकलाप की निंदा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार खेलों को बढ़ावा देने का संकल्प लिया, उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू कर प्रश्नकाल आरंभ किया तो विपक्ष के सदस्यों के हाथों में तख्तियां थी और वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और आपको बता दें कि जो विपक्ष है उसका व्यवधान इसी तरीके से जारी रहा। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन मर्यादा से चलना चाहिए, सदन नियम के हिसाब से चलना चाहिए, सदन जो है वो व्यवस्था के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके विपक्ष का जो हंगामा था वो लगातार जारी रहा, जिससे कि कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सभी अपने स्थान पर जाकर बैठें और सदन को चलने दे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि 11 दिनों से नियोजित ढंग से सदन की कार्यवाही को बाधित किया जा रहा है। यह लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। देश की जनता सब देख रही है, क्योंकि संसद टीवी के माध्यम से संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैं सभी सदस्यों से उन्हें अपनी सीट पर जाकर सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने का आग्रह करता हूं। हंगामा कर रहे सदस्य जब लोकसभा अध्यक्ष के आग्रह पर नहीं माने और व्यवधान लगातार बढ़ता गया तो लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इसके बाद आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना को पिछले साल नवंबर में शुरू किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी छात्र वित्तीय बाधाओं के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रहे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक लिखित जवाब में कहा कि पर्यटक स्थलों और पर्यटन उत्पादों का विकास एवं संवर्धन
मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। हालांकि पर्यटन मंत्रालय अपनी स्वदेश दर्शन 2.0 चुनौती आधारित गंतव्य विकास स्वदेश दर्शन की एक उप योजना और तीर्थ यात्रा कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विराट संवर्धन जो व्यवस्था है उसके तहत अवसंरचना के लिए विकास के लिए राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों से परियोजना प्रस्तावों की जो प्राप्ति है वो सहायता प्रदान की जाती है। आपको बता दें कि पर्यटन मंत्रालय ने अपनी स्वदेश दर्शन योजना के तहत 2016-17 में उत्तर प्रदेश में रामायण परिपथ के अंतर्गत 69.45 करोड़ रुपए की लागत से चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर का विकास नामक परियोजना को मंजूरी दी थी। और इसके अलावा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सूचित किया है कि वो चित्रकूट में 25 संरक्षित स्मारकों और स्थलों के संरक्षण एवं रखरखाव का कार्य करता है, जिसमें पेयजल शौचालय, पाथवे और भू दृश्यांकन जैसी सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने एक लिखित जवाब में कहा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण एनसीएलटी एक अर्ध न्यायिक निकाय है। एनसीएलटी में लंबित मामलों की संख्या, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों और जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, अंतरिम आवेदनों की संख्या और कई मामलों में उच्च न्यायालयों द्वारा स्थगन हितधारकों के सहयोग पर निर्भर करती है। सरकार मामलों को शीघ्र निपटान को सुगम बनाने के लिए निरंतर आधार पर आवश्यक कदम उठा रही है, जिसमें ई न्यायालय और हाइब्रिड न्यायालय परियोजना का कार्यान्वयन, सदस्यों की क्षमता निर्माण के लिए नियमित संगोष्ठी, अवसंरचना का प्रावधान, रिक्तियों को भरना शामिल है। तो ये थी संसद समाचार में लोकसभा से जुड़ी हुई, सदन की आज की कार्यवाही से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। और आइए अब आपको बताते हैं कि संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में आज के दिन सदन की कार्यवाही में क्या कुछ खास रहा। राज्यसभा में आज बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के व्यवधान के कारण दोपहर 2 बजे तक सदन की कार्यवाही बाधित रहने के बावजूद बाद में मणिपुर का बजट और संबंधित विनियोग विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा करने के बाद इसे पारित किया गया। और आपको बता दें कि सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होते ही एसआईआर के मुद्दे पर व्यवधान होने लगा और विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के समीप आ गए। उपसभापति हरिवंश ने बताया कि उन्हें 5 विषयों पर चर्चा करने के लिए नियम 267 के तहत 29 नोटिस प्राप्त हुए हैं, जिन्हें खारिज कर दिया गया है। इस पर विपक्षी सदस्यों ने विरोध जताया। उनसे अपने स्थानों पर लौट जाने और कार्यवाही चलने देने की अपील करते हुए हरिवंश ने कहा कि हंगामे की वजह से सदन का 62 घंटे और 25 मिनट का समय बर्बाद हो चुका है। सदन में व्यवस्था न बनते देख उन्होंने 11:12 पर बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर मणिपुर बजट तथा मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 को संक्षिप्त चर्चा के बाद मंजूरी दी गई। मणिपुर के बजट और संबंधित विनियोग विधेयक तथा मणिपुर जीएसटी संशोधन विधेयक पर संयुक्त चर्चा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद राज्यसभा ने इन्हें लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा इन्हें पहले ही पारित कर चुकी है। इन विधेयकों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मणिपुर, उसका बजट, उसका कर राजस्व, जीएसटी में उसकी भागीदारी राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पहले राज्य के लिए लेखा अनुदान लाया गया था, लेकिन ये पूर्ण बजट है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि मणिपुर का विकास किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होना चाहिए और वहां शरणार्थी शिविरों में रहने वाले लोगों को समुचित सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए मणिपुर बजट के तहत 1667 करोड़ रुपए पूंजीगत खाते में व्यय होंगे, जिसका अर्थ है कि परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, रोजगार का सृजन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य की अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1231 करोड़ रुपए राजस्व सहायता पर व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके तहत आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के पुनर्वास में जो फौरी जरूरतें हैं उनको पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए 523 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। इससे पहले इन विधेयकों पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित अधिकतर विपक्षी दलों के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे। चर्चा में भाग लेते हुए वाईएसआर कांग्रेस के
गोला बाबूराव ने कहा कि मणिपुर में बार बार होने वाले बंद, प्रदर्शनों और जाति संघर्ष के कारण राज्य में व्यापार, कारोबार सहित विकास की गतिविधियां, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं प्रशासन बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, बाधित हुए हैं। बीजू जनता दल के मुजीबुल्लाह खान ने कहा कि यह केवल बजट से जुड़ा मुद्दा ना होकर मणिपुर के लोगों की गरिमा, सुरक्षा और अस्तित्व का सवाल है। भाजपा के कणाद पुरकायस्थ ने कहा कि विनियोग विधेयक केवल धन आवंटन का विषय नहीं, बल्कि मणिपुर के किसानों, युवाओं, व्यापारियों और छात्रों की आकांक्षाओं को पूरा करने से जुड़ा मामला है। भाजपा के ही सिकंदर कुमार ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि यदि भारत की अर्थव्यवस्था पर पिछले 10 साल की ओर नजर डाली जाए तो यह पता लगता है कि देश का आर्थिक विकास विश्व के आर्थिक विकास के साथ चल रहा है। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के महाराजा संजय ओबा लेशंबा ने कहा कि निश्चित रूप से यह बजट मणिपुर में स्थिरता लाने में मददगार होगा। इसके उपरांत सदन में वाणिज्यिक जलपोतों के स्वामित्व की पात्रता, मानदंडों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवसरों का विस्तार करने के प्रावधान वाले वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2025 पर संक्षिप्त चर्चा कर उसे पारित किया गया। जबकि इस विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दी जा रही थी, तब विपक्षी सदस्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर चर्चा की अनुमति न दिए जाने और सदन में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका न दिए जाने पर विरोध जताते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोला बाबूराव ने भाग लेते हुए कहा कि भारत का समुद्री व्यापार बढ़ाने में यह विधेयक मददगार होगा। संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री सोनोवाल ने कहा कि बदलते समय के साथ नई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक लाया गया है और ये वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 की जगह लेगा। और उनके बाद उनके जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी। इसके बाद राज्यसभा ने गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए सीट आरक्षित करने के प्रावधान वाले एक महत्वपूर्ण विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद मंजूरी प्रदान कर दी। चर्चा में भाजपा के सदानंद महालुशेठ तानवडे, वाईएसआर कांग्रेस के सुभाष चंद्र बोस पिल्ली और बीजेपी के निरंजन बीसी ने विधेयक का समर्थन किया। गोवा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक के प्रावधानों की चर्चा करते हुए विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 332 में प्रावधान है कि राज्य में यदि अनुसूचित जनजाति की आबादी है लेकिन विधानसभा में इस समुदाय के लिए सीट आरक्षित नहीं है तो वहां एसटी के लिए सीट होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गोवा विधानसभा में 40 सीट में अनुसूचित जाति के लिए एक सीट आरक्षित है लेकिन एसटी की एक भी सीट नहीं है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस लिहाज से गोवा में एसटी के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सीटें पुनः समायोजित करने के उद्देश्य से कानून बनाना जरूरी है। ये विधेयक पारित होने के बाद सदन में करीब 15 सदस्यों ने विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के मुद्दे उठाए। फिर आपको बता दें कि शाम 4:05 पर सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। तो ये थी संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में आज की कार्यवाही से जुड़ी हुई जानकारी। इसी के साथ संसद समाचार में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।